Hello everyone, welcome to my channel that is Learn Commerce with Sheemal Bhagi. तो जैसे कि आप जान चुके हैं मेरा नाम क्या है शीमल एंड आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द गुरु नानक कॉलेज एंड आई हैव 2+ years of experience in teaching and I'm NET qualified. तो आज मैं वीडियो के इन बच्चों के लिए बना रही हूँ. पहले तो वो जानते हैं जो बच्चे BCom फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे वो BA में है, चाहे वो CA की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो नेट स्टूडेंट्स हैं. ये सब्जेक्ट जो हमारा कमर्शियल लॉ है सभी के सिलेबस का पार्ट बनता है और सभी लोग इनको देख सकते हैं. तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हिट द बेल आइकन फॉर दी फर्दर नोटिफिकेशंस. तो जैसे मैं बता रही थी मेरा मेन फोकस आज किसके ऊपर है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर आता है, क्राइटेरिया आता है BCom एंड BBA. तो उनके अंदर जो कमर्शियल लॉ है थ्योरी सब्जेक्ट है एंड बेसिकली उनको 3 सेक्शंस में जो तुम्हारा पेपर आता है किन 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है पहले तो मैं आपको वो बताती हूँ. सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C. तो टोटल जो तुम्हारा थ्योरी सब्जेक्ट होता है वो 80 मार्क्स का होता है. सेक्शन A होता है तुम्हारा 20 मार्क्स का, सेक्शन B होता है 30 मार्क्स का एंड सेक्शन C भी क्या होता है 30 मार्क्स का. पहले बात करते हैं सेक्शन A में. सेक्शन A में बेसिकली आपके क्या होते हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस. 6 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर पूछता है और आपको ऑप्शन दी जाती है, उनमें से आपको 4 करने जो आपको आते हैं और हर क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 5 मार्क्स होता है. जैसे कि मैंने कहा 6 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो क्या है 5 मार्क्स. तो 5 × 4 इज इक्वल टू दी 20 मार्क्स. तो सेक्शन A क्या होता है तुम्हारा 20 मार्क्स. और जो सेक्शन A का सिलेबस है बेसिकली वो पूरी बुक में से आपको कुछ भी पूछ सकता है. सेक्शन B का भी पार्ट हो सकता है, सेक्शन C का भी हो सकता है. मतलब जितनी भी तुम्हारी 2 यूनिट्स है सारी की सारी यूनिट्स क्या होती है सेक्शन A में कवर होती है. आइए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ. सेकेंड आता है तुम्हारा सेक्शन B. राइट, सेक्शन B में तुम्हारे 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं विच कैरी 15 मार्क्स फॉर द ईच क्वेश्चन और 4 में से आपको क्या दी जाती है, ऑप्शन दी जाती है कि आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं. मतलब 15 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं जिनका वेटेज क्या होता है 30 मार्क्स, 15 एंड 15. सेक्शन B जो आपकी क्या कवर करता है, यूनिट 1 को कवर करता है. एंड सेक्शन अब आता है C. C भी क्या होता है, सिमिलरली B की तरह है. 4 बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको 2 करने हैं. हर क्वेश्चन का वेटेज क्या है 15 नंबर. तो 15 × 2 क्या हो जाता है 30 नंबर. और सेक्शन C तुम्हारा किसकी कवर करता है, अपनी यूनिट 2 को कवर करता है. तो पहले तो ये समझ लिए सेक्शन B आपकी यूनिट 1 को कवर करता है, सेक्शन C आपकी यूनिट 2 को कवर करता है. बट सेक्शन A तुम्हारे होल सिलेबस को कवर करता है, चाहे वो यूनिट 1 है चाहे वो यूनिट 2 है. तो सेक्शन A 20 मार्क्स, सेक्शन B 30 मार्क्स, सेक्शन C 30 मार्क्स. तो ये तुम्हारा क्या है पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर क्राइटेरिया है, जिस तरह से उन्होंने अपने सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है. तो आज हम इसी टॉपिक के साथ कमर्शियल लॉ के साथ आगे चलते हैं. आई होप आपको जो बेसिक फंक्शनिंग है ऑफ दी सब्जेक्ट या फिर आपको वो क्लियर होगी हो. और हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. तो आज कमर्शियल लॉ में हम आपको यूनिट 1 की तैयारी करवाने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक क्या आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट. आप अपने मन में बसा लीजिए इस कॉन्ट्रैक्ट को, चाहे आप बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं या आपने नॉर्मल. आप अगर देखा जाए आप नॉर्मल अपनी लाइफ में भी बहुतों लोगों के साथ क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सामान लेते हैं. चाहे आप अगर बिजनेसमैन है या कोई भी पर्सन है जो आप डील कर रहे हैं, सामान लेते हैं या सामान देते हैं, किसी से सामान लेते हैं, पैसा देना होता है. उस केस में आपको क्या होता है, आपको पता नहीं लगता कि आपने क्या कर लिया, किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. अब हमें जानना क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कब लीगल है या क्या वो लीगल है भी है या नहीं है. अगर कल को हमारे साथ कोई फ्रॉड होता है तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं. तो ये हमें क्या कौन बताता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाता है कि अगर आप ये पॉइंट्स क्या करते हो, अचीव करते हो, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, अगर आप इन सबको पूरा करते हो तभी क्या है आपका वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है या उसकी इन्फोर्सिबिलिटी लॉ की तरफ से होती है. अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हो तो लॉ क्या कहता है, भाई हमारी आंखों के सामने आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है या हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिकग्नाइज ही नहीं करते हैं. तो कल को अगर तुम्हारे साथ फ्रॉड होता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आपको किसी भी प्रकार का कंपनसेशन नहीं मिलेगा. तो ये हम किस में पढ़ने जा रहे हैं, अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ते हैं. तो आइए कुछ इंट्रोडक्शन की बातें करते हैं. ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्यों हुआ था. तो बच्चे पहले तो क्वेश्चन क्या आता है कि कमर्शियल लॉ होता क्या है. तो कमर्शियल लॉ कहाँ है,
क्या है, एक तरह का ट्रेड लॉ है, बिजनेस लॉ है, ठीक है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या होता है बिजनेस, क्या होता है जहाँ पे एक्सचेंज होता है, ट्रेड होती है, कॉमर्स होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। अब जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है वहाँ पे पार्टीज भी तो होती हैं, पार्टीज होती हैं तो उनकी कुछ राइट्स एंड कुछ ड्यूटीज होते हैं, लॉज होते हैं उनके रिलेटेड। और वो लॉ कहाँ लिखे गए हैं? इस कमर्शियल लॉ में लिखे गए हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखे गए हैं। तो आइए करते हैं इसको डिटेल में। तो पहला जो आज का आपका कोर्स है, आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी जा रही है कि फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ठीक है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट में बता देती हूँ फॉर्म कब हुआ था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हुआ था, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो हमारे जो थिंग्स टू डू है, ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं? इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कैसे आया, कॉन्ट्रैक्ट बोलते किसको हैं, ठीक है ना, क्या एक एसेंशियल पॉइंट्स है जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बना देते हैं, ठीक है ना, कैसे लीगली माना जाएगा, और वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन है, परफॉर्मेंस है, या फिर वैलिडिटी है, ठीक है ना। ये सब चीजें हम क्या करेंगे, इस अपने कोर्स में करेंगे। और ये एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा टॉपिक है बच्चे जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है। अगर आप लॉ के रिलेटेड कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपकी ऐसी टर्म्स इस कोर्स में आएंगे जो आपके थ्रू आउट योर लाइफ चलेंगे, हर एक लॉ में कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएंगी टर्म्स, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से जरूर सुने। इसके अलावा बच्चे जो आपको ये कोर्स है कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, कहाँ पे काम आ सकता है, एनटीए यूजीसी नेट में तो आएगा ही आएगा। बच्चे जो लोग सीए की तैयारी कर रहे हैं, सीएस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम है, उन सभी के लिए क्या है, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको ये कोर्स पसंद आता है तो उसको लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। एक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ ये कमेंसमेंट इसकी कब हुई, ये कब आया हमारा। इट शैल कम इनटू फोर्स, क्या है, फर्स्ट डे ऑफ सितंबर, 1 सितंबर 1872 को ये क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर तुम बोल सकते हो लीगली क्या है, इम्प्लीमेंट हुआ था, इन्फोर्स हुआ था लॉ में, ठीक है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब आया बच्चों? तो वो आया है हमारा 1 सितंबर 1872, ठीक है। कहते हैं कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, एक्सटेंट क्या है, कहते हैं मैम ये ना होल ऑफ इंडिया है, बट क्या है, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ना 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 ना, ये था बच्चे पहले 2018 तक या 2019 अक्टूबर से पहले पहले। अगर आपको याद हो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, 30 अक्टूबर 2019 को क्या किया था, उन्होंने रेवोकेट कर दिया था। क्या कर दिया था? रेवोकेशन क्या हुआ था, आर्टिकल 370, 370 और 35A का क्या हुआ था, रेवोकेशन हुआ था, जिसमें क्या बोला गया था कि जो पहले सेपरेट राइट्स मिली थी किसको, जम्मू एंड कश्मीर को, वो क्या है अब हटा दी गई हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया का, वो क्या होगा अब पूरे पे अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो अब जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो क्या लिखेंगे, द एक्ट एक्सटेंड्स टू दी होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तुम एक्सक्लूडिंग नहीं करोगे, बिकॉज जो हमारा 370 का आर्टिकल था वो क्या है, हट चुका हुआ है। किसने हटाया था? हमारे मोदी सरकार ने, ठीक है ना। तो ये था हमारा बच्चे एक्सटेंड, नया पॉइंट जो आपको सीखने को मिल रहा है। थर्ड क्या आता है बच्चे, स्कोप। द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन। अब ये कहते हैं स्कोप कहाँ तक फैला हुआ है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बच्चे, ये क्या है, दो तरह से डिवाइडेड है, ठीक है ना, दो तरह से। जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आते सेक्शन 1 से लेकर तुम्हारा बच्चे 75 तक आता है, और आता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो इंक्लूड करता है सेक्शन 124 से लेकर 238 तक। और अगर आपने मेरे पुराने लेसन्स देखे हैं, कोर्सेज देखे हैं, तो आपको ये पता चल गया होगा कि हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कर लिया है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या आता है आपका, इंडेमनिटी एंड गारंटी, पेमेंट एंड प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये चीजें हम कर चुके हैं। तो अब हम क्या आते हैं, जर्नल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, ठीक है, जो क्या आता है सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक जाता है, ठीक है। ये था हमारे बच्चे कुछ हिस्ट्री जो हमने पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, ठीक है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं फॉर्म कैसे होता है, मैम ये तो बता दो। अब बता देती हूँ। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले तो क्या चाहिए होता है, 2 पर्सन चाहिए होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा क्या चाहिए होता है, पहला वो क्या कहता है, अ प्रपोजल इज व्हेन वन पर्सन गिव्स एन ऑफर टू द अदर पर्सन। कहते हैं एक ना ऑफर चाहिए होता है या प्रपोजल चाहिए होता है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है। मैम किस तरह का ऑफर दे सकता है? मैं बोलती हूँ कि मेरे को ना मेरी अपनी पेंसिल बेचनी है, ठीक है, मेरे को पसंद नहीं है, मैं 5 रुपए की खरीदी, मैंने ऑफर दिया, क्या तू मेरी पेंसिल खरीदेगा? अब मैं जब जिसको बताया वो क्या हुआ, हमारा अदर पर्सन, ये ऑफर रखा हुआ, पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड आता है अ प्रपोजल और ऑफर, इफ इट इज एक्सेप्टेड बाय द पार्टी इट बिकम्स अ प्रॉमिस।
मैंने बोला मैंने पेंसिल बेचनी है 5 रुपए की, अगला पर्सन जब उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है मैं खरीद लूंगा, ठीक है, वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है ना। व्हेन बोथ द पार्टीज एक्सचेंज प्रॉमिस इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। जब दोनों पार्टीज, मैं प्रॉमिस करती हूँ जब तुम मेरे को 5 रुपए देगा मैं अपनी पेंसिल क्या करूंगा, तुम्हारे हवाले कर दूंगा। दोनों पार्टीज ने क्या किया? प्रॉमिस किया, मैंने पेंसिल देने का और उसने 5 रुपए देने का, तो ये क्या बन गया हमारा? एग्रीमेंट। एंड व्हेन एन एग्रीमेंट विच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द लॉ, जब उस पे लॉ का भी थप्पा लग जाएगा, हम लीगली कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर ऑब्लिगेशन हो जाती है लीगल पे, कोई स्टैम्प करवा लिया, रिटन में प्रूफ करवा लिया, वो एग्रीमेंट क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन। पहला क्या हुआ, आपने सिर्फ एक प्रपोजल नॉर्मली बताया किसी को, वो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तो प्रॉमिस हुआ, ठीक है ना। जब दोनों पार्टीज ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और जब उसी एग्रीमेंट पे क्या आता है, तुम्हारी थप्पा लग जाती है, किसकी? लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी लग जाती है, तो वो क्या बन जाता है? एक कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट होता है कि बेसिकली क्या होता है एग्रीमेंट? ये होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक पर्सन ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। तो अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के ऊपर जब इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ लग जाता है, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से तुम्हारा क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। आई होप इट्स क्लियर। दोबारा से समझते हैं। कहते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या है हमारा? प्रॉमिस है, ठीक है ना। और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, एक्सचेंज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एज कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होता है? रेसिप्रोकेट करना। इसका मतलब क्या होता है? एक प्रॉमिस के बदले जब दूसरा पर्सन भी आपको प्रॉमिस करता है तो उसको क्या बोला जाता है? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। और उसमें जब कंसिडरेशन आ जाती है तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। मैम ये कंसिडरेशन क्या होती है? कंसिडरेशन बच्चे वो होती है जब आप किसी को प्रॉमिस करते हो कि आप उसको बदले में कुछ दोगे, समथिंग इन रिटर्न। मैंने बोला मैं तुम्हें पेंसिल दूंगी, तुमने बोला मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, तुम्हें पेंसिल क्या मैं फ्री में दे रही हूँ? नहीं ना, बदले में तो मेरे को क्या दे रहे हो? 5 रुपीज दे रहे हो, तो वो क्या हुआ? कंसिडरेशन। व्हेन यू आर टेकिंग समथिंग एंड गिविंग समथिंग इन रिटर्न, ठीक है ना, उसके बदले में, वो पेंसिल के बदले में तुम कुछ रिटर्न में दे रहे हो, वो क्या हो गया? एग्रीमेंट। एंड जब एग्रीमेंट के ऊपर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ लग जाता है, लॉ का स्टैंप लग जाता है, तो वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। ये तुम्हारा ऐसे चलता है। आई होप ये आपको डायग्राम थोड़ी सी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस, ये टर्म्स ध्यान से सुनना, ठीक है। पहली आती है तुम्हारी सेक्शन 2 सब सेक्शन ए आईसीए। आईसीए मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है। सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में क्या डिफाइन किया गया? ऑफर डिफाइन किया है। कहते हैं ऑफर होता क्या है, तो पढ़ते हैं। कहता है when one person signifies or communicate his willingness to do or abstain from doing anything or to obtain the assent of the other he is said to make an offer। इसका मतलब क्या है? कहते जब एक पर्सन किसी को बताता है, कम्युनिकेट करता है, अपनी इच्छा जाहिर करता है, ये बताता है अगर तुम ऐसा काम नहीं करोगे, ठीक है ना, या बोलता है मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तुम अपनी अप्रूवल दो, असेंट दो। असेंट का मतलब अप्रूवल, अपनी मंजूरी दो तुम कि तुम भी इस चीज से राजी हो, तो वो क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है दूसरे को। मैं बोलती हूँ यार ऐसा करेगा क्या, तुम मेरे को अपनी कार देगा, मैं उसकी क्या मांग रही हूँ? असेंट मांग रही हूँ कि या तो दे दे, ठीक है। या तो मैं बोलती हूँ अपनी कार बेचना चाहती हूँ, तुम अपनी विलिंगनेस बता रहे हो, ठीक है। या तुम हम बोल रहे हो कि तुम मेरी पार्टी में आ जा, मेरे बिजनेस में आ जा, ठीक है, बट मेक इट प्रॉमिस तू ये सीक्रेट किसी को बताएगा नहीं इस चीज का, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हें रोक रही हूँ, एब्सटेन फ्रॉम, मैं तुम्हें रोक रही हूँ कि ये चीज तुम नहीं करोगे, तो वो क्या हो गया? एब्सटेन, रोकना, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हो? आप एक तरह का ऑफर दे रहे हो। आई होप इट्स क्लियर। When one person signifies or communicate his willingness to do or abstain from doing anything to obtain the assent, आप ऐसा क्यों करते हो? ताकि आप दूसरे पर्सन की क्या ले सको? अप्रूवल ले सको। ऑफ द अदर ही इज सेड टू मेक एन ऑफर, ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन बी ऑफ आईसी क्या डिफाइन करता है? प्रॉमिस को डिफाइन करता है। अब प्रॉमिस क्या होता है? वो कहते हैं एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। कहते हैं जब तुम इसी ऑफर को एक्सेप्ट करते हो वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन सी ऑफ आईसीए क्या डिफाइन करता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन सी,
प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, हमने बोला दो पार्टीज होती हैं, एक ऑफर दे रही है, एक एक्सेप्टेंस दे रही है, तो वो दोनों पार्टीज का नाम क्या है? प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। अब प्रोमिसर कौन होता है और प्रोमिसी कौन होता है ये पढ़ते हैं। तो कहता है द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर। कहता है जो ऑफर दे रहा है वो क्या होता है? प्रोमिसर होता है, और द पर्सन जो एक्सेप्ट करता है उस ऑफर को, उसको क्या बोला जाता है? प्रोमिसी बोला जाता है। प्रोमिसर कौन हो गया? जो पर्सन ऑफर दे रहा है, और जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या हो गया? प्रोमिसी। ठीक है जी मैम, आगे चलो। सेक्शन 2 सब सेक्शन डी क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होती है मैम? अभी तो बताया था आपने, समथिंग इन रिटर्न होता है, जब आप कुछ चीज लेते हो तो बदले में कुछ देते हो, वही कंसिडरेशन होता है। बिल्कुल ठीक, तो उसको डिटेल में करते हैं। कहता है, ध्यान से पढ़ना, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर जो ऑफर दे रहा है, ठीक है ना, द promisee or any other person has done or abstained from doing, has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act as abstinence or promise is called consideration। मैम ये क्या बोल गया? अब ये तो समझ ही नहीं आ रहा। ध्यान से सुनना बच्चे, इस पूरे डेफिनेशन का मतलब क्या है? कहता है कंसिडरेशन आपकी पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, एंड फ्यूचर में भी हो सकती है। ध्यान से इस लाइन को पढ़ें, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। हैज डन रेफर्स टू द पास्ट, एब्सटेन डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग डज प्रेजेंट, एंड promises to do which relates to the future। कहता है अगर आपको प्रोमिसर अपनी इच्छा जाहिर करता है, ठीक है ना, या चाहे वो कंसिडरेशन पास्ट के लिए रिलेटेड हो, चाहे वो प्रेजेंट के रिलेटेड हो, चाहे वो फ्यूचर के रिलेटेड हो, ठीक है ना, तो सच एक्ट, ठीक है ना, और उस चीज़ के लिए प्रॉमिस करते हो तो वो क्या होती है? कंसिडरेशन मानी जाती है। मैम उसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन करोगे? बिल्कुल करती हूँ। सपोज करो, पहले करते हैं हम पास की एग्जाम्पल करते हैं। पास में क्या आता है? अब तुम्हारे घर पे एक मेट लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है मैम। सफाई करती है? बिल्कुल करती है। उसने पूरे महीने काम किया? बिल्कुल किया। अब काम वो ऑलरेडी कर चुकी है, ठीक है ना, तो उसकी कंसिडरेशन क्या बनती है? तुमने क्या बोला? प्रोमिसर मेरे कहने पे मेरे घर पे क्या की? सफाई की? बिल्कुल की। काम कर लिया, प्रॉमिस भी कर लिया। मैंने प्रॉमिस के बदले उसको क्या बोला कि तुमने क्या करना है, मेरे को 1000 रुपये प्रति महीना सैलरी देनी है। किसको देनी है? मेड को देनी है। तो वो क्या हो गया तुम्हारा? पास्ट कंसिडरेशन। इट मे बी पास्ट, हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम, ठीक है ना, डूइंग। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट क्या होता है? मैंने बोला कि मेरे को एक बुक खरीदनी है, क्या करो मेरे को बुक दे दो। उसने बोला मेरे को पैसे दे दो। मैंने बुक खरीदी और साथ ही में क्या उसको पैसे दे दिए। प्रेजेंट में कंसिडरेशन क्या होगी हमारी? फुलफिल होगी। फ्यूचर में क्या होता है? मैंने क्या किया? मैंने उसको बोला कि टेलर के पास गई, मैंने बोला उसको कि मेरा क्या करना है? सूट स्टिच करना है। वो कहता ठीक है ये रख दो। जब सूट स्टिच होगा मैं उसको क्या करूंगी? उस स्टिचिंग की क्या करूंगी? पेमेंट दे दूंगी। फ्यूचर में कि जैसे ही तुम मेरा सूट स्टिच करके देते हो मैं क्या करूंगी? तुम्हें उस चीज के पैसे दे दूंगी। वो क्या हो गया? फ्यूचर कंसिडरेशन। तो ये क्या हो गया? हैज डन और डज और प्रोमिसेस टू डू। ये क्या आपको रिलेट करता है? पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। कि आपकी कंसिडरेशन क्या होती है? पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। 2 सबसेक्शन ई ऑफ ICA इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या आता है? कहता है कि एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट क्या है? कहता है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कहते हैं एग्रीमेंट है क्या? जहाँ पे आप क्या कर रहे हो? प्रॉमिस कर रहे हो। कौन कर रहा है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अपना प्रॉमिस क्या करता हूँ? फुलफिल करता हूँ। किसके बदले में कर रहा है? फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन। जब हम मानते हैं कि मैं ये चीज़ पूरी कर दूंगी, समथिंग इन रिटर्न, किसी चीज़ के बदले, ठीक है ना। सपोज करो मैं तुम्हें बुक दूंगी, तुम बुक के बदले मेरे को क्या देना? पैसे देना। तो ये आपने क्या किया? अपना प्रॉमिस पूरे करने का वादा किया और क्या किया? बदले में भी कुछ देने का वादा किया। ये था हमारा एग्रीमेंट। नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। कहता है सेक्शन 2 सब सेक्शन F ऑफ ICA
रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, हमने कल भी पढ़ा था कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होता है। कहता है प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। एग्रीमेंट हमारा क्या था, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विद फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन, वो क्या था, एग्रीमेंट था। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं, जब आप प्रॉमिस के बदले क्या करते हो, प्रॉमिस करते हो कि मैं ये चीज पूरी कर दूंगा, वो क्या बन जाता है हमारा, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बन जाते हैं अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ। नेक्स्ट क्या आता है, वॉइड एग्रीमेंट। कहता है सेक्शन 2 सबसेक्शन जी ऑफ आईसीए क्या कहता है, वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। कहता है ऐसे एग्रीमेंट्स जो क्या है, शुरू से ही क्या है, नल है, वॉइड है, लॉ इसको क्या है, मंजूरी देती ही नहीं है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है। मैम ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। मैं बोलती हूँ कि मैंने क्या करना है, ड्रग्स बेचने हैं, क्या ड्रग्स बेचना, ड्रग्स का डिमांड एंड सप्लाई, क्या ये लीगल है, नहीं बच्चे, ये तो उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट ही नहीं है ना। गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप ड्रग्स की लेन देन कर सकते हो, नहीं, इलीगल है। तो ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट, शुरू से ही क्या है, वॉइड है, नल है, ठीक है ना, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो ये होते हैं बच्चे वो वॉइड एग्रीमेंट्स। लास्ट में वो क्या कहता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन एच ऑफ आईसीए क्या कहता है कि फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट के ऊपर इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ लगा दो, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बिल्कुल ठीक। वो कहता है सेक्शन 2 सब सेक्शन एच क्या कहता है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड दी कॉन्ट्रैक्ट। ये है हमारी क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, बिल्कुल ठीक। आई होप आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर है।